Hello students, you are watching कुटुंब क्लासेस बाय डॉक्टर ऋतु। ये हमारी प्लेलिस्ट है फॉर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ और आज का जो हमारा टॉपिक पहला स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, आपकी एमएनसीज होंगी, जितनी भी होंगी, वो सब मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आपके लिए आसान भाषा में लाकर आपके लिए रखा है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा बेस बनता है कि व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अब अगर हम समझें कुछ एक्टिविटीज जो इन रूटीन डिफरेंट पीपल एक अपनी लाइफ टाइम में करते हैं, वो क्या हो सकती हैं। कुछ लोग बिजी हैं प्रोड्यूस करने में, कुछ लोग बिजी हैं गुड्स को और सर्विसेज को खरीदने में, कुछ लोग बिजी हैं अपने पेशेंट्स को देखने में, तो कुछ लोग बिजी हैं कोर्ट के बड़े बड़े केसेस को सॉल्व करने में। बट वहीं कुछ लोग उन्हीं लॉयर्स के पास या फिर उन लॉयर्स के लिए स्टैम्प पेपर्स बना रहे हैं, यानी कि दे आर सर्विंग फॉर अदर्स, राइट। इसी तरीके से कुछ लोग जो हैं प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं। अब इन सबको छोड़ दूं तो कुछ लोग सिर्फ मंदिर में जाकर सिर्फ पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जाकर सेवा भी कर रहे हैं, कहीं कोई नॉर्मल एनजीओ में काम कर रहा है। मतलब एवरीबडी इज बिजी। तो हो क्या रहा है, बिजनेस कहाँ हो रहा है, उसको समझने के लिए अगर आप देखोगे सामने तो पहली जो दो एक्टिविटी है जहाँ प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है वो बिजनेस होगा। जहाँ आप लॉयर हैं या आप डॉक्टर हैं, वहाँ आपको ये समझने के लिए कि एक स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट है, वहाँ आप एक प्रोफेशन कर रहे हैं। और जब आप किसी और के लिए सर्विस दे रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज नॉट टू बी एज अ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं किसी के लिए। अब इन तीनों में अगर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा पर्पस क्या है, टू अर्न मनी। और जहां मनी की बात आई तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बाकी जो भी एक्टिविटी, जो नीचे की दो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ आर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फेक्शन। इमोशनल नीड एंड साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब कि मैं आउट ऑफ लव, मैं अपने बेटे के लिए खाना बना रही हूँ या आप अपने फ्रेंड्स के लिए नोट्स बना रहे हैं, ये सब क्या है, यहाँ कहीं पैसे की बात हो रही है, नहीं हो रही। तो ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर आप अपने लिए कुछ अर्निंग चाहते हैं जिससे आप अपने घर को चला सके, अपनी फैमिली को रन कर सके। अब टीचर है, स्कूल में पढ़ा रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। अब वही टीचर शाम को गरीब बच्चों को पढ़ा रही है तो वो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि वो उनसे फीस नहीं ले रही है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होंगी, जहाँ पर आप सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कि आपने किसी एक ओल्ड एज पर्सन को रोड क्रॉस करवा दिया, आपको सेटिस्फेक्शन मिली कि आपने हेल्प करी, बट वहाँ कहीं आपका पर्पस पैसे अर्न करना तो नहीं था बस। तो फिर इतना सा ही सिंपल सा डिफरेंस है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब क्योंकि हमारा चैप्टर जो है बिजनेस के आसपास घूम रहा है तो लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ बिजनेस। अब क्यों हमें एक्टिविटीज़ को समझना था, क्योंकि मुझे ये जानना था कि एक्चुअली बिजनेस कौन सी एक्टिविटी करता है। तो बिजनेस एक्चुअली कहाँ से निकल कर आया है, एक शब्द होता है बीइंग बिजी, मीन्स यू आर ऑक्यूपाइड एवरी टाइम। बट वेयर यू आर ऑक्यूपाइड इन डूइंग अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट, विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज। मतलब आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। यू आर एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज। गुड्स जैसे कि आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, सर्विसेज जैसे अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो गुड्स और सर्विसेज, बट मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट। वहाँ पर बिजनेस में हमेशा एक मेन जो कॉन्सेप्ट असेंशियल है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। बट वो प्रॉफिट आपको कब मिलने वाला है, वो प्रॉफिट आपको तब मिलने वाला है जब आप वहाँ पर उस कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे जिस कस्टमर के लिए आप गुड्स बना रहे हैं या जिसे सर्विसेज दे रहे हैं, राइट। अब आप जब भी कभी शॉप पर, सपोज आप एक टूथपेस्ट खरीदेंगे, बट आपका जिसमें टेस्ट बना हुआ है, जो आपको समझ में आता है, आप वही लेंगे ना, बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। सो यू हैव टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स, ओनली देन यू विल गेट द प्रॉफिट्स। सो एक्सचेंज का मतलब क्या है, एक बार लिया, दिया, लिया और दिया, राइट।
तो दैट इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बाद यू डू दिस एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो नेक्स्ट फीचर कहता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है, अब मेरा मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है जो पुराना हो गया और मैं उसे सेल कर देती हूँ और उससे जो पैसे आए उसमें कुछ और मिलाकर नया फ़ोन ले लेती हूँ, तो क्या मैं बिजनेसमैन बन गई? नहीं। अगर मेरी एक शॉप है जहाँ पर मैं रीफर्बिश्ड या पुराने फ़ोन्स को एक्सेप्ट करती हूँ और उनके बदले में देती हूँ और फिर आगे उनको रीसेल करती हूँ, देन आई कैन से कि मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, राइट। अदरवाइज मैं कोई बिजनेस नहीं। तो बिजनेस के लिए रेगुलरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर। अब नेक्स्ट होगा प्रॉफिट अर्निंग, जिसको हम भूल ही नहीं सकते। बिजनेस है तो मतलब मुझे प्रॉफिट्स के लिए ही काम करना है। बट जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है वो है अनसर्टेनिटी, यानी कि रिस्क, जिसके बारे में हमें आगे डिटेल में पूरा पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक प्रॉफिट्स नहीं है मिलते, और अगर रिस्क है तो वहीं पर आपका एक कंसर्न होता है कि हाउ टू हैंडल दिस, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। अब यू डोंट नो ना, आपने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाई, वो कस्टमर को पसंद आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। इतनी सारी मूवीज़ बनती हैं, सब यही सोच कर बनती है कि कस्टमर को, आपके व्यूवर्स को पसंद आएगी, बट हर मूवी तो सुपरहिट नहीं होती। इट मीन्स देयर इज़ अ रिस्क कि आपके प्रोडक्ट कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली उसके टेस्ट के साथ जाएगा या नहीं जाएगा। यही और भी बहुत तरह के रिस्क होते हैं जो हमें आगे समझने हैं, राइट। सो अब हमें जो बिजनेस की आगे दो और हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी पता चली थी 2 मिनट पहले, दैट इज प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसको इसके साथ साइड बाय साइड समझ लेते हैं एक क्लैरिटी के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये जनरली पूछ लिया जाता है। बहुत डिटेल में प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को करने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि बिजनेस तो क्लियर है कि बिजनेस हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। अभी तक तो रट भी गया होगा आपको, ठीक है। अब प्रोफेशन क्या है, अभी 2 मिनट पहले हमने बात की थी लॉयर की, डॉक्टर की। क्या लॉयर कौन बनेगा? जिसके पास LLB की डिग्री होगी, राइट। प्रोफेशनल बॉडी की उसके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। डॉक्टर कौन बनेंगे? जिनके पास पर्टिकुलरली उनकी MBBS या MD की डिग्री होगी। जो सर्जन है वही कर सकते हैं सर्जरी। मैं चली जाऊंगी तो मुझे थोड़ी ना करने देंगे, नहीं ना। तो देयर इज अ स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज, स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। देन एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट? आप लोग सुनते हो ना, जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। व्हाट इज दैट? दैट इज एम्प्लॉयमेंट, राइट। यू आर डूइंग सर्विसेज, यू आर रेंडरिंग योर सर्विसेज फॉर अदर्स। जैसे आपके बॉस कहते हैं वैसे आपको काम करना है। जो आपको हायर करता है उसे एम्प्लॉयर बोलते हैं, और जिसको हायर किया जाता है उसको एम्प्लॉय कहा जाता है, राइट। तो अब इसका डिटेल्ड जो आपका डिफरेंस बनता है, उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि जो बिजनेस है उसकी स्टैब्लिशमेंट किससे होती है। बिजनेस के अंदर हम अभी आगे पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या तो एंटरप्रेन्योर अपनी मर्जी से, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेले चलाना चाहती हूँ, मैं चला सकती हूँ विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। बट अगर कंपनी वगैरह में जाएंगे तो लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको या तो आपकी अपनी एक विल पावर प्लस लीगल फॉर्मेलिटीज जो है उनको करने के बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपको प्रोफेशन करना है तो यू मस्ट हैव अ मेंबरशिप ऑफ अ लीगल बॉडी, राइट। क्लियर है। देन एम्प्लॉयमेंट के लिए यू शुड बी अपॉइंटेड बाय सम एम्प्लॉयर। आपको कोई एम्प्लॉयर हायर करेगा तभी आप एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, तभी तो आप सर्विसेज दे पाएंगे। विदाउट एनी सैलरी अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर ही नहीं होगा, राइट। वो नहीं कंसीडर होगा। तो नेक्स्ट इज कैटेगरी नेचर ऑफ वर्क। कैसा काम करना होता है हमें? बिजनेस का हमें क्लियर है कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है एज पर द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। यहाँ क्या करना है? इन द केस ऑफ प्रोफेशन यू हैव टू रेंडर योर प्रोफेशनलाइज्ड, राइट, personalized expert services, professionalized as well as personalized professional services। डॉक्टर के पास आप सिर्फ अपना एक प्रॉब्लम लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर आपको
अगर सर्जन है तो सर्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर जाएंगे, फिजिशियन है तो फिजिशियन से रिलेटेड लेकर जाएंगे, ऑर्थो है तो ऑर्थो से रिलेटेड लेकर जाएंगे। तो वो जो उनके एक्सपर्ट सर्विसेज है वो वही दे पाएंगे आपको। एम्प्लॉयमेंट के केस में जैसा आपके एम्प्लॉयर ने सेट ऑफ रूल्स फिक्स किए हैं बस आप वही कर सकते हैं। अब अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, बिजनेसमैन के लिए कोई पर्टिकुलर आपको क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई भी बिजनेसमैन देख लीजिए, टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला, कोई भी, सबकी सेम क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी। किसी की ज़्यादा तो किसी की हो सकता है कुछ भी ना मिले। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल बुक कि आपने ये डिग्री करी है तो ही आप बिजनेस बनने के लिए तो सिर्फ एक अच्छा आइडिया और आपको गट्स चाहिए होते हैं, यानी कि रिस्क बियर करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन का इससे कोई कंसर्न नहीं है। देन इफ आई टॉक अबाउट प्रोफेशन, डेफिनेटली यू नीड एन एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग। डॉक्टर्स के लिए भी 1 साल का ट्रेनिंग रखा जाता है, 2 साल का ट्रेनिंग रखा जाता है। लॉयर्स के लिए भी, जितने भी हैं, सीए अगर आप बनते हैं तो भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आपको एक्सपर्टीज हायर करनी है उसके अंदर जो भी आप प्रोफेशन ऑप्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो वहाँ पर क्वालिफिकेशन एज पर द नीड ऑफ द एम्प्लॉयर। बहुत सारी जॉब्स में आप देखेंगे एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, मीन्स व्हाट, आपका बस ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको एक बेसिक नॉलेज है। बाकी की सारी ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयर खुद अपने आप देता है अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, जो भी उसे काम करवाना है। बैंक में काम करवाना है तो बैंकर अपने अकॉर्डिंग देगा, किसी शॉप पे क्लर्क रखना है तो वो उसके अकॉर्डिंग देगा। तो वहाँ जो क्वालिफिकेशन है बहुत जनरल सी डिमांड की जाती है। अब अगर रिवार्ड या रिटर्न की वापसी में क्या मिलेगा, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो, प्रोफेशन कर रहा हूँ तो, बिजनेस में तो क्लियर है, अभी तक याद हो गया होगा क्या मिलेगा बिजनेस में। यस, प्रॉफिट्स मिलेंगे बिजनेस में। और प्रोफेशन में क्योंकि डॉक्टर, लॉयर, इन सब की बात हो रही है तो ये हमसे क्या लेते हैं, ऑलवेज फीस, कंसल्टेशन फीस दे ऑलवेज चार्ज। बट इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर जो एम्प्लॉयर ने आपको रूल बुक में सैलरी स्लिप या जो भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर में जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक सैलरी दी जाती है। कैपिटल की अगर मैं बात करूँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में अ ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू आर द ओनर, यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। प्रोड्यूस करना है, फिर उनके लिए सेलिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, लोगों को हायर करना है, सबको जॉब देनी है, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। बट प्रोफेशन के अंदर उससे कंपैरेटिवली कम। अब प्रोफेशन का क्या है, प्रोफेशन बिजनेस की तरफ भी जा सकता है और वो एम्प्लॉयमेंट भी। अब अगर कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहता है तो वो तो बिजनेस की तरह देख रहा है उसको, तो उसको पैसे थोड़े ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर वो कह रहा है कि नहीं, मुझे किसी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी जॉब मिल रही है, मैं वहाँ कर रहा हूँ, तो वहाँ उसको बिल्कुल भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो कंपैरेटिवली डिसाइड करना होगा कि आप प्रोफेशन को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। एम्प्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क ही नहीं है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं, आप जाएंगे, आप काम करेंगे, 1 महीने के बाद से आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। देन रिस्क की मैं बार बार आपको क्लियर कर दूं कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन बिजनेस, हाई एलिमेंट ऑफ रिस्क। यू हैव नो श्योरिटी कि बिजनेस में कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को पसंद करेगा या नहीं करेगा। सो बिजनेसमैन के लिए रिस्क बियरिंग कैपेसिटी उसके पास होनी ही चाहिए। इन द केस ऑफ प्रोफेशन देयर इज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ रिस्क। क्यों? क्योंकि फीस तो आप देते ही रहते हैं, है ना, आपको डॉक्टर को फीस देनी ही है, आप मना ही नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर फीस लेगा ही लेगा, उसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं। और यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट में आप अगर फिक्स्ड और रेगुलर सैलरी आपको मिलती रहती है और आप अपना काम करते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिस्क अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बिजनेस में ही रिस्क है। देन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि क्या मैं अपना बिजनेस ऐसे ही किसी को दे सकती हूँ? दे सकते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कि मैं अपना बिजनेस इसके नाम कर रहा हूँ, आई कैन डू। क्या मैं अपनी डॉक्टर की डिग्री किसी और को दे सकती हूँ? नहीं दे सकती, है ना। अगर मुझे सर्जरी करने आती है और मैं बस ये लिख दूँ कि मैं अपनी डॉक्टर की डिग्री किसी और को या आपको दे रही हूँ, तो क्या आप सर्जरी कर लोगे? नहीं कर पाओगे, है ना। और सेम इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो क्या आप अपने किसी फ्रेंड को वो गवर्नमेंट जॉब ट्रांसफ़र कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो दैट इज़ ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ बिजनेस आफ्टर सम फॉर्मेलिटीज़, राइट। एंड द लास्ट ओवर हियर इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है।
बिजनेस के लिए कोई रूल नहीं बनी। हाँ, कुछ एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें देखकर आपको काम करना होता है। जिन एक्ट्स के अंडर अगर कंपनी खोल रहे हैं तो कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा। बट ऐसे कोई सेट रूल ऑफ कंडक्ट नहीं बना है कि हाँ ये बिजनेसमैन को सुबह इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है। नो, देयर इज़ नो रूल। हाँ, अब अगर डॉक्टर्स की बात करूँ, मैं लॉयर्स की बात करूँ, उनकी अपनी एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके अंदर ही उन्हें रहकर काम करना है। उनको वो फॉलो करने कंपलसरी होते हैं, तो उन्हें करने होंगे। एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो जो एम्प्लॉई का एम्प्लॉयर कहेगा, उस कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस कंपनी का जो कल्चर है, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन द 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस और बिजनेस रिस्क के बारे में कंप्लीट डिटेल। और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो कंटिन्यू योर लर्निंग विद कुटुंब क्लासेस बाय डॉक्टर रितु गुप्ता एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर more such videos. Take care.